Dear friends and students, you're welcome to the channel once again. And today, in this video session, we will going to discuss about the जिल्द बंदोबस्त। देखिए जिल्द बंदोबस्त को डिस्कस करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे और ये आम नागरिक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चूंकि इससे रिलेटेड देखिए बेस माना जाता है रेवेन्यू से रिलेटेड, जमीन से के कागजात का सबसे आधार बेस यही है। इसी के आधार पर आगे किसी रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है, गलती हो गई तो उसको दुरुस्त किया जाता है। और सारी अदालतें भी, चाहे वो रेवेन्यू की हो या जमीन से रिलेटेड कोई सिविल केस हो, वो इसी के आधार पर कोर्ट फैसला करती हैं इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो देखते हैं क्या कहते होता क्या है। जिल्द बंदोबस्त बेसिकली ये तीन ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें CH 41, जिसको हम जो चकबंदी आकार पत्र 41 या नक्शा 41 बोलते हैं। दूसरा इसके बाद बनता है CH 45, जो चकबंदी आकार पर 45 कह लीजिए, या इसको नक्शा 45 इन शॉर्ट बोल देते हैं। और तीसरा एक होता मैप, फाइनल मैप। इन तीनों को हम कहते हैं जिल्द बंदोबस्त। और ये जिल्द बंदोबस्त बेसिकली ये दो प्रति में तैयार किया जाता है चकबंदी के दौरान। एक तो इसकी प्रति जिला अभिलेखागार में उपस्थित रहती है, और एक प्रति इसकी संबंधित गांव का जो लेखपाल होता है उसको कार्य करने के लिए दी जाती है, वो प्रयोग में लाता है। तो ये क्या है CH 41, CH 45 और ये कब तैयार होते हैं? तो देखिए चकबंदी अधिनियम, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। CH 41 ये जो जोत चकबंदी अधिनियम है, यूपी लैंड का, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट 1953, 1953 में ये एक्ट बना, जोत चकबंदी अधिनियम। तो उसकी सेक्शन धारा 27 के नियमावली 93 के अंतर्गत CH 41 को तैयार किया जाता है, और इसी 27 के नियम 97 के अंतर्गत CH 45 को तैयार किया जाता है। चकबंदी अधिनियम की थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं इससे आगे बढ़ने से पहले। देखिए जो चकबंदी अधिनियम 1953 में आया, और ये भी बेसिकली जिस प्रकार से एग्रीकल्चर लैंड्स पर आपका राजस्व संहिता यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लागू होता है, उसी प्रकार से ये भी यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट, जो चकबंदी अधिनियम भी एग्रीकल्चर लैंड पर ही लागू होता है। लेकिन ये परमानेंट नेचर का एक्ट नहीं है। जो चकबंदी अधिनियम, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करती है, और किसी खास विलेज में, किसी खास गांव में उद्घोषणा की जाती है, उसको पब्लिक किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, और उसको नोटिफिकेशन करने के बाद उस गांव में चकबंदी एक्ट लागू हो जाता है। चकबंदी का मतलब ही चक जमा बंदी, यानी खेत को का बंदोबस्त करना। जो खेत जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं उनको एक जगह करना ही चकबंदी एक्ट में ये किया जाता है। और चकबंदी एक्ट का पर्पज ही जो कृषि सुधार की दृष्टि से, जो अलग अलग खेत बिखरे पड़े हैं वहां खेती करना उतना आसान नहीं होता, और कृषि यंत्र भी थोड़ी छोटी जगह में नहीं घूमते, तो छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा खेत बना करके देना। और जैसा कि हमारे यहाँ क्या है, जब परिवार बड़ा हो जाता है, खेत बढ़ जाते हैं, तो वो उसको बाद में भी चकबंदी एक्ट लागू हो जाता है। किसानों की, गांव के जो किसान है, उनके आग्रह करने पर, उनके निवेदन पर चकबंदी लाई जा सकती है। और दूसरे बेसिकली जब हमारा जो यूपी जेडे एंड LR एक्ट 1950 में आया, तो उस समय क्या था, डिफरेंट कैटेगरी के कृषक थे, डिफरेंट कैटेगरी के टेन्योर होल्डर थे, उनको उसमें 4 प्रकार की कैटेगरी में रखा गया। जो 1950 में आया, 4 प्रकार की कैटेगरी। नंबर 1 था भूमिधर विद ट्रांसफर राइट, संवर्णीय भूमिधर, जो श्रेणी 1 का काश्तकार होता है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में श्रेणी 1 के काश्तकार ही हैं। दूसरा होता भूमिधर विद नॉन ट्रांसफर राइट, श्रेणी 2, असंवर्णीय भूमिधर जिसको कहा जाता है। और तीसरे जो बनाए गए किसान वे थे असामी, और चौथे गवर्नमेंट लेसी, सरकारी पट्टेदार। तो इस 4 प्रकार की कैटेगरी में इनको टेन्योर होल्डर को 1950 में जो कानून आया था यूपी जेड एंड LR एक्ट, उसमें इनको डिवाइड किया। इससे पहले 14 प्रकार के डिफरेंट कैटेगरी के टेन्योर होल्डर थे। तो जब ये 4 प्रकार के टेन्योर होल्डर बने, तो उसके ठीक 3 साल बाद 1953 में जब किसानों की सुधार की दृष्टि से ये एक्ट 1953 में आया, वो 1950 में आया था, और इसके बाद ये आया 1953 में चकबंदी एक्ट, चकबंदी अधिनियम। तो इसमें उस किसानों की भूमि को जो जगह जगह थी उसको एकत्र करने के लिए ये नियम, ये कानून बनाया गया था। चकबंदी अधिनियम की धारा 4 का
यूज करके, उसकी पावर का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट किसी खास विलेज पर चकबंदी अधिनियम को लागू कर देती है और वो पब्लिश होता है, उसका गजट होता है और नोटिफिकेशन होने के बाद सेक्शन 5 जो है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करता है, उसके नोटिफिकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो जो पावर, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखने की पावर अभी कलेक्टर के पास होती थी, वो क्या होता है, वो डीडीसी के पास चली जाती है, डीडीसी के पास चली जाती है। सबसे पहला प्रभाव डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, चकबंदी अधिकारी जो होता है, यानी जो पूरा जो रिकॉर्ड को रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो डीडीसी पर अब चली जाती है। इससे नीचे 4 अधिकारी यहाँ देखिए, डीडीसी के बाद होता है एसओसी, एसओसी एसओसी सेटलमेंट ऑफिसर चकबंदी, और फिर सीओ चकबंदी अधिकारी, और फिर होता है एसीओ, सबसे नीचे नायब तहसीलदार के रैंक का लगभग होता है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, सहायक चकबंदी अधिकारी इसको बोलते। इसके बाद देखिए और क्या प्रभाव पड़ता है, कलेक्टर की जो रख रखाव की जिम्मेदारी थी डीडीसी के पास आता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन चकबंदी अधिकारी। दूसरा इसका प्रभाव, जो मुकदमे रेवेन्यू विलेज में चल रहे थे किसानों की, वो अवेट कर जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी मुकदमे किसानों के, जो जमीन से रिलेटेड मुकदमे अभी रेवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन थे, वो सब अवेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये एक जुडिशियल चेंज आ जाता है, मामले सब रेवेन्यू अथॉरिटीज से कहां चले जाते हैं, डीडीसी के पास चले जाते हैं। और इसमें देखिए कोई सिविल कोर्ट में भी मामला कोई जमीन से रिलेटेड है या रेवेन्यू कोर्ट में, तो वो सारे अवेट कर जाते हैं। एक्ट की बेसिकली प्रक्रिया भी यही है। जो एसीओ जो अधिकारी होता है, सहायक चकबंदी अधिकारी, ये प्रिंसिपल ऑफ सेटलमेंट तैयार करता है पहले, और उसके लिए जो गांव की टीम होती है, जो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हैं, उनको साथ में रखता है, वो उनकी सहायता करते हैं, गांव में जाते हैं और एक भौगोलिक तरीके से उसका नक्शा बनाया जाता है। तो ये सिद्धांत, इस प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही ये सब कार्रवाई की जाती है। इसके ऊपर जो और अधिकारी वो देख रेख करते हैं। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 19, जिसको लेकर के हम आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए उसमें प्रावधान दिया गया है कि टेन्योर होल्डर की, किसान की जो लैंड है वो कम तो हो सकती है, लेकिन उसका एरिया 25% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैल्यू ऑफ प्लॉट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। और उसको जब वो नक्शा, उसका भौगोलिक नक्शा तैयार करते हैं, तो उसको क्या है, रेक्टेंगुलर, आयताकार के रूप में प्लॉट काटे जाते हैं। आयताकार के रूप में काटे जाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। तो 3-4 पॉइंट है जिनके आधार पर अगर कोई नहीं है तो आगे अपील कर सकता है, आपत्ति लगाई जा सकती है। जो चकबंदी आघात पद 41 पर आते हैं, CH 41 नियम 93 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या, इसको हम तुलनात्मक खसरा या खसरा मुताबिक भी इसको उर्दू में कहा जाता है। इसमें नई गाटा संख्या, इसमें 8 कॉलम है। पहले में नई संख्या, नई खसरा संख्या होती है, उसका क्षेत्रफल होता है। तीसरे कॉलम में पुरानी गाटा संख्या, जो पुरानी पहले संख्या थी उस खेत की, वो और उसका क्षेत्रफल। और यहाँ आता है खाता संख्या, नई खसरा खतौनी संख्या, जो क्रम संख्या भी इसको बोल सकते हैं, जो नई खाता संख्या बनती है। और यहाँ भूमि की श्रेणी आती है, सवाई अव्वल है, सवाई दो में, भूल है, क्या है। सिंचाई का साधन आ जाता है, नलकूप है या नहर के द्वारा। और इसमें खास बात आती है, इसका जो कॉलम नंबर 8 है, इसमें विशेष विवरण लिखा होता है। यहाँ जो जमीन के विशेष विवरण लिखा है, यदि जमीन नवीन पड़ती है, बंजर है, खलिहान की भूमि है, आबादी की भूमि है, या वो जो सरकारी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, किसी प्रकार के खाद के गड्ढे हों, तो वो यहाँ इसको मेंशन, यहाँ वो चकबंदी लेखपाल कर देता है। और इस प्रकार तैयार होने के बाद ये चकबंदी लेखपाल के दस्तखत होते हैं। CH 41 चकबंदी कर्ता के होते हैं, एसीओ भी होते हैं, सारे चकबंदी अधिकारी। तो ये खसरा, ये जो है, इसको हम तुलनात्मक खसरा कह सकते हैं। पहले खसरा नंबर और नई गाटा संख्या क्या है, इसमें मेंशन होता है। और जमीन की जो नेचर है, नेचर ऑफ लैंड है, वो यहाँ मेंशन होती है। यहाँ ये पता किया जा सकता है कि जमीन किस प्रकार की है, सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की भूमि तो नहीं है। ग्राम समाज की भूमि यदि है तो वो यहाँ उसमें CH 41 में अवश्य ही मेंशन होता है। इसके बाद आता है CH 45, जो देखिए जो खाता संख्या यहाँ बना CH 41 में, इसकी कॉलम नंबर 5 में नई खाता संख्या, वो खाता क्रमांक यहाँ आएगा सबसे पहले नंबर 1 कॉलम पर यहाँ आता है। इसमें 7 कॉलम होते हैं CH 45 में। पहले में क्रम संख्या कह लीजिए या जो खाता संख्या, ये उठ के यहाँ जाती है। दूसरे खातेदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान दूसरे कॉलम में। तीसरे में जोत प्रारंभ होने का वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जोत प्रारंभ होने का यहाँ जनवरी 1360 लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसका कारण क्या है, ये एक्ट 1953 में बना
चकबंदी अधिनियम 1953 को अगर सन फसली के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 1360 फसली बैठती है। तो यहाँ वही सन इन्होंने, हालांकि चकबंदी उसके बाद हुई, 54 में सबसे पहले हुई थी और उसके बाद 58 और 60 और 62 में चकबंदी हुई किसी भी गांव की, और 58 में भी कैराना में सबसे पहले सन 54 में चकबंदी हुई थी। तो उसके बाद में जब वो पूर्ण प्रक्रिया हो गई, सफल हुई, उसके बाद में उसको 58, 58, 60 और 62 में चकबंदी सबसे पहले हमारे यहाँ देश आजाद के बाद हुई है। तो इसको जो सन फसली है उस समय यही डाल दिया गया जो 1953 की सन फसली बैठती है 1360। हम इसको कन्वर्ट करने के लिए आगे वीडियो बनाएंगे कि सन फसली को जो कैलेंडर के हिसाब से इसको सन में डिवाइड, उसको चेंज किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। इसके बाद ये प्रारंभ होने का वर्ष हो गया। नई गाढ़ा संख्या, जो नई गाढ़ा संख्या आपकी बनी ये वाली, वो यहाँ जाएगी, उसकी सेमी आ जाएगी भूमि की, और जो लगान बैठेगा वो, और इसके में भी एक विशेष विवरण कॉलम नंबर 7 में होता है। इसमें कई बार तो चक संख्या लिख देते हैं, जो चक बनाए गए थे उसकी चक संख्या क्या थी वो यहाँ मेंशन होता है। और यहाँ मान लिया कोई जमीन पाकिस्तानी के नाम से है तो पाकिस्तानी दर्ज यहाँ भी जब मेंशन वो की जाती है, ग्राम समाज की लैंड है तो इस प्रकार से जो यहाँ है ऊपर विशेष विवरण है वो यहाँ भी विशेष विवरण उसमें दिया जाता है। इतना डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है CH 45। जब कोई आप जमीन खरीदते हैं तो उसकी नेचर क्या थी ये देखने के लिए, और ये दाखिल खारिज में भी इसको लेखपाल तहसीलदार की कोर्ट में लेखपाल जमा करता है, उसी के बाद दाखिल खारिज होता है। CH 45 किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड का बेस माना जाता है। इसी के आधार पर ये पता चलता है कि वो जमीन कैसी थी, क्योंकि कई बार क्या है जमीन को जो बीच वाले जो कर्मचारी गलती से भी उसकी नोयत या नेचर चेंज कर सकते हैं, या कोई अधिकारी लालच के वशीभूत आकर उसकी जमीन की नेचर चेंज कर देता है। तो CH 45 को आधार मानकर ही म्यूटेशन किए जाते हैं, बड़े बड़े फैसले कोर्ट करती है, और जैसे ही चकबंदी का कार्य पूर्ण हो जाता है गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। और ये जो रिकॉर्ड है CH 41, CH 45 और फाइनल मैप जो तैयार किया जाता है ये अभिलेखागार में मौजूद कर रखा जाता है। एक कॉपी इसको लेखपाल को दे दी जाती है, और उसके बाद ये गांव रेवेन्यू विलेज से गवर्न होता है।